कैमरे के सामने वाले फलाप नहीं होते, कैमरे के पीछे वाले फलाप होते हैं। चौधरी का बेटा हूँ, डबल एमए मैंने किया हुआ। और ये जो इकबाल कश्मीरी साहब हैं, ये चपड़ासी थे, ये निक्कू इसको कहते थे। उसकी फिल्में इंटरव्यू ने मुझे गालियां देकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया कि ये तुम्हें किसने राइटर बनाया। अगर मोदी लेजेंड ऑफ मौलाना जट को बैन कर सकता है तो यहाँ का लीडर जट एंड जूली उनको क्यों इजाजत देता है यहाँ चलने की। यहाँ जरूरतें बोलती हैं, यहाँ जमीर नहीं बोलता। जिंदा कौमों के जमीर बोलते हैं, उनकी जरूरतें नहीं बोलती। बहनोई ने साली को फंसा लिया, सास ने सवदी को फंसा लिया, नस्ल को बेगैरत कर दिया कि यार ये कोई बात नहीं है। Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to my podcast channel Anything is Possible with Fatma Abbas. आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इवन दो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बच्चे से लेके जवानों तक, जवानों से लेके बुजुर्गों तक, हर घर में उनके डायलॉग्स अभी तक बहुत खूबसूरती से बोले जाते हैं. Please help me welcome Mr. Nasir Adib. Sir Nasir Adib, a very warm welcome to my podcast channel. How are you? I am fine and thank you very much and it's honor for me कि मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ। थैंक यू सो मच सर. सर, आपको हमने सैटरडे के दिन तंग किया. थैंक यू कि आप सैटरडे के दिन आए. दिन कोई भी नहीं ऐसे होते। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लोग अवॉइड करते हैं अक्सर इंटरव्यू देने से। और मैंने देखा कुछ लोग तो अब ये भी कहना शुरू हो गए कि जी हमें को लिफाफा दे, हम तब आते हैं। वरना हम लोग काम हम करते थे और हमें बताना पड़ता था, अच्छा नासिर अदीब आप हैं, अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से, ये प्रोग्रामों की वजह से कि जहीं कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा नासिर साहब सलाम अलैकुम। मेजॉरिटी हम देखते हैं सिर्फ एक्टर्स को ही फेलियर समझा जाता है, नहीं, एक्टर ने डिलीवर नहीं किया. अब मैं मानता हूँ, मैं जब कोई फिल्म फिलहाल मैंने एज ए डायरेक्टर फिल्म बनाई दुनिया देखेगी, सुपरहिट हुई। उसके बाद मैंने 6 फिल्में बनाई, कोई भी सुपरहिट नहीं हुई। बी क्लास फिल्में हुई, डेड फ्लॉप भी हो गई। मैंने इंडस्ट्री में देखा रानी बेगम उनकी एक फिल्म फ्लॉप, दूसरी फ्लॉप, तीसरी फ्लॉप, उनको मनहूस एक्टर कहना शुरू हो गए। तो सर भट्टी साहब थे, इनायत हुसैन भट्टी साहब, उन्होंने एक फिल्म बनाई चांद मकना। उनको हीरोइन जो थी वक़्त की, वो पैसे ज़्यादा मांगे, उन्होंने रानी बेगम को ले ली, वो फिल्म सुपरहिट हो गई। अमेजिंग. और उसके बाद वही मनहूस हीरोइन जो थी, हम्म. हसन तारक साहब ने उनसे शादी की, फिर उमराव जान अदा बनाई, तहजीब बनाई, पत्नी कौन कौन सी फिल्में बनाई और शाहकार फिल्में, बड़े बड़े सेट लगा ले। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा लतीफ़ा थड़े पर सुनाओगे तो लोग हंस पड़ेंगे, और ऐसा ही बुरा लतीफ़ा अवारी में ले जाए, पीसी में ले जाए, जहाँ मर्जी हो ले जाए, आप सुनाएंगे लोग बोर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, वेल सर. तो जो कंटेंट है वो चलता है। बिल्कुल सर. ये जो मौला जट फिल्म इतनी हिट हुई, उससे पहले वैशी जट थी. मेरा जो आपसे सवाल है सर, इतना इंस्पिरेशन जट के साथ जो आपका एक मुझे फील हुआ, जो एक लिंक है, जट की क्या स्टोरी है? लाइक व्हाई ऑलवेज एंड मोस्टली जट? मैंने देखा कि हम बुकला को नहीं डिस्कस कर सकते, अदालत को नहीं कर सकते, कश्मीर को नहीं कर सकते, फलां को नहीं। हालांकि जर्मन ने जंगें हारी तो जर्मन ने फिल्में बनाई, जापान ने जंगें हारी, जापान ने फिल्में बनाई, हमें नहीं बनाने दी। बिल्कुल. यही वजह कि हमारी कौम का मोरल हमेशा नीचे रहा। बिल्कुल. तो फिर पीछे रहते थे सर गलियों के गुंडे और बदमाशी, और कोई मौजू नहीं था। तो मैंने गलियों की गुंडों को नहीं पकड़ा, मैंने बदमाशी को नहीं पकड़ा, मैंने अपने आप को पकड़ लिया, मैं जट हूँ। तो ये रीजन है. तो ये वो बेस थी कि मैंने वैशी जट लिखी। और वैशी जट की कहानी वो थी कि जब मैंने लिख के सुनाई इकबाल कश्मीरी साहब को, अल्लाह उनको करके रहमत करे, तो 4 सीनों के बाद उन्होंने कहा कि जी फिल्म की कहानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा जी आप आगे सुने। कहता भाई कहानी ख़त्म हो गई। मैंने कहा सर कहानी कैसे ख़त्म हो गई? कहता जहाँ से पंजाबी फिल्म ख़त्म होती है वहाँ से तुमने शुरू की। तो इकबाल कश्मीरी साहब का मौक़िफ़ ये था कि कहानी ख़त्म हो गई, राइट, कि विलन ने एक एक्शन किया, हीरो ने आके बदला ले लिया, अब कहानी आगे क्या चलेगी? मैंने कहा सर आगे आप सुने तो आपको पता चलेगा। वो बहस जब लंबी हुई तो उन्होंने इंतहाई गुस्से में, अल्लाह उनको अगरी के रहमत करे, माफ़ करे, चूँकि हिस्ट्री की बात है बता रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तो उन्होंने मुझे बड़े गलत अंदाज में डांट के मुझे कहा कमरे से बाहर चले जाए, पता नहीं आपको किसने कह दिया कि तुम राइटर हो। मैं बाहर आ गया। बाहर आ गया तो मैं एक आदमी से टकराया कॉरिडोर में से, वो मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली साहब. उनके पीछे ज़ेबा भाभी थी, अमेजिंग. और उसके पीछे एक और लड़का था जिसने चश्मा पहना हुआ। राइट. अब उस वक्त मैं जब टकराया तो मोहम्मद अली साहब ने कहा क्या हुआ मुन्ना, आप रो क्यों रहे हैं? तब मुझे पता चला मैं रो रहा हूँ। मेरी हिचकी बन गई। वो मुझे अपने कमरे में ले गए, बिठाया, पानी पिलाया। कहते बात क्या? मैंने कहा जी मैं चौधरी का बेटा हूँ, डबल एमए मैंने किया हुआ है।
और ये जो इकबाल कश्मीरी साहब हैं, इनकी हिस्ट्री में जानता हूँ, ये चपड़ासी थे, ये निक्कू इसको कहते थे और अनपढ़ आदमी। राइट। उसकी फिल्में इंट्रोड्यूस ने मुझे गालियां देकर दफ्तर से बाहर निकाल दिया कि ये तुम्हें किसने राइटर बनाया। वो जो ऐनक वाला आदमी था, लड़का था, वो कहने लगा यार उस्ताद ने ऐसे बात नहीं की, मुझे सुना वो कहानी क्या है। मैंने उनको इंटरवल तक कहानी सुनाई। अमेजिंग। राइट। तो उसके बाद वो उठे, उन्होंने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाया और मोहम्मद अली साहब से बोले, आगा जी मुझे ये तो नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, लेकिन जिस रोज ये राइटर बन गया तमाम राइटर घर चले जाएंगे। अमेजिंग। ये आदमी था हसन अस्करी। उसने मुझे कहा कि अगर मुझे फिल्म मिली मैं ये फिल्म बनाऊंगा। फिर उसने ये फिल्म बनाई अमेजिंग। ये और वैशी वो जट सर। वैशी जट। अमेजिंग। तो वो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। डू यू थिंक ये स्ट्रोक ऑफ लक था कि मौला जट कंपेयर टू वैशी जट ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि मौला जट के डायलॉग्स, क्योंकि मौला ना मारे कि मैं थोड़ी सी पंजाबी में वीक हूँ, उस डायलॉग की वजह से मौला जट ज्यादा उठी है एज कंपेयर टू वैशी जट? जी डायलॉग की वजह से भी ज्यादा उठे और एक और भी वजह बताऊं। आप दोनों फिल्में देखें और क्रिटिक्स को दिखाएं, वैशी जट भी दिखाएं, मौला जट भी दिखाएं। वैशी जट कंप्लीट फिल्म लगेगी, कल्चर के हिसाब से, टेकिंग के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से, कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से। फिल्म का राइटर कतरे से दरिया नहीं बनाता, दरिया को कूजे में बंद करता। वंडरफुल। बिल्कुल। 2.5 घंटे में हमने फिल्म का मैटर भी डिस्कस करना है, स्टार्ट भी बनाना है, इंटरवल भी बनाना है, एंड भी बनाना है, गाने भी 6-4 डालने, फाइट भी डालनी, कॉमेडी भी डालनी है, मैसेज भी देना है। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। इंडिया की सारे प्लेस मूवीज पाकिस्तान में आराम से चलते हैं हर कोई, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज को इंडिया में चलाने की जब बात आती है, हम देखते हैं मोस्टली हमारे अदाकार जो हैं वो बैन हो जाते हैं, हमारी मूवीज वो बैन हो जाती हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सियासी सवाल है, इसका जवाब दूंगा। आप आप दें। परेशान तो नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। दुनिया में जो किसी भी इंसान को हिस्ट्री में, वो लीडर हो, वो आम आदमी हो, जो उसको दवाम बख्शता है, जो उसको जिंदगी देता है, उसकी बुनियाद गैरत होती है। हमारे लीडर में गैरत नहीं है, वरना अगर मोदी लेजेंड मौला जट को बैन कर सकता है तो यहाँ का लीडर जट एंड जूली उनको क्यों इजाजत देता है यहाँ चलने की? अग्रीड। यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है, यहाँ जरूरतें बोलती हैं, यहाँ जमीर नहीं बोलता। वेल सेड। जिंदा कौमों के जमीर बोलते हैं, उनकी जरूरतें नहीं बोलती। आपने कभी किसी आदमी ने आज तक सवाल किया कि असगर नदीम सैयद और अमजद इस्लाम अमजद जैसे जो ड्रामा निगार थे, उन्होंने एकदम ड्रामा लिखना क्यों छोड़ दिया? कभी किसी ने सवाल नहीं किया, कभी किसी ने नहीं सोचा। उनसे छुड़वाया गया। ये वो राइटर थे जिन्होंने जब ड्रामा चलाया तो हिंदुस्तान की फिल्में बंद हो गई थी, शो बंद हो जाते थे, लोग ड्रामा देखते थे। राइट। बारस, ये वो, वक्त पत्नी, कौन कौन से ड्रामे। उनको पैसे दिए गए हर महीने। उस दौर में जब मेरी तनख्वाह 188 रुपए थी, उस दौर में उनको 1.5 लाख रुपया पर मंथ पे किया गया कि आप ड्रामा लिखना छोड़ दें। अब जितने मर्जी हो ड्रामे देख लें, उसमें आपको 3 चीजें नहीं मिलेंगी। आपको गैरत नहीं मिलेगी, आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी सिनेमा आपकी नजर में इस टाइम अरूज पे है कि जवाल पे है? जवाल तरीन पे। लेजेंड मौला जट ने अपनी शरायत पे फिल्म रिलीज की, इन्होंने सारों ने कहा हम नहीं रिलीज कर, उसने कहा मत करो। मैं सलूट करता हूँ फिर उसको, अमारा हिकमत को। उसने कहा एक सनमे में फिल्म लगा दो, कोई बात नहीं। और वो फिल्म जिस पर 60 करोड़ रुपया लगा उसने। बिल्कुल। फिर क्यों सनमे वाले ने कहा जी मुझे फिल्म दिखाएं, उन्होंने फिल्म दिखाई, उसने सामने पेपर रख दिया, उन्होंने कहा जी आप अपनी शरायत पूरी कर लें। बिल्कुल। उन्होंने 20% दिया, उसने कहा ठीक है। उस एक सनमे में तरसेगी दुनिया, इतना बिजनेस, 60 करोड़ से ऊपर का शेयर है सिर्फ एक क्यू सिनेमा में। क्यू सिनेमा के बाद भीड़ आई थी, तो वो तो हमारा हिकमत का वो जो एक विजन था, तो वो ऑफ कोर्स, और जो करेज थी, ये करेज आपको लगता है बाकी डायरेक्टर्स? नहीं, बाकी डायरेक्टर में और इन चीज में ये करेज नहीं है। अगर ये करेज हो तो ये नौबत ही ना आती। राइट। मिन्नतें करके फिल्म लगाते। मुझे ये बताएं, 4-5 करोड़ 6 करोड़ या 10 करोड़ लगाना, मिन्नतें करना, एक्टरों की भाग दौड़ ये, और तैयार करके जब सिनेमा के पास जाते वो कहते जी 50% मैं दूंगा, और फिर शेयर भी नहीं देते। 6 महीने का चेक दे देंगे, कैश लेते हैं आपसे। हम तो जब फिल्म हमारी इंडस्ट्री में तो जुमेरात को वो बुलाता था सिनेमा ओनर, वो कहता जी इतना आपका शेयर है,
ये आप ले जाए 6 दिन का। What was your motivation कि आपने कहा नहीं मैं नहीं रुकूंगा, यही मेरी करियर है, मैं इसी पे ही अपना अपना फ्यूचर अपना करियर बनाऊंगा? मैंने नावल लिखने शुरू किए, लेकिन इतना हिट नहीं हुआ वो नावल। फिर मैंने अप्लाई कर दिया पीटीवी पे। पीटीवी पे अप्लाई किया, वहाँ नया टीवी आया था, असिस्टेंट प्रोग्राम प्रोड्यूसर। मैंने कहा ये इस पे लिखूंगा और बनाऊंगा तो मशहूर हो जाऊँ। सिलेक्ट हो गया, 175 रुपये बेसिक तनख्वाह। अब मैं जा रहा हूँ उनके पिंडी ज्वाइन करने के लिए। तो मशरक अखबार में एक इश्तिहार छपा हुआ था, तो मेरा दोस्त था नज़र हुसैन भट्टी, उसने मुझे देखा, कहता यार तुम वहाँ जा रहे हो तो ये देखो तुम्हारी फिल्म अनाउंस होगी है नावल पर। वो मेरा आसफा नावल बड़ा हिट हुआ था, तो वो मैंने पढ़ा, तो वाकई उसके ऊपर जो कैप्शन था ना वही था। मेरे नावल पर कैप्शन था आसफा, वो आसफा जिसके अगवा का मोशे दायान को आज तक अफसोस है। मोशे दायान को आप जानती हैं, एक आंख थी, प्राइम मिनिस्टर था No, sir. इसराइल का। Right. 67 की जंग उसने जीती थी। Right, sir. हाँ जी। तो वो जनाब मैं लाहौर आ गया, मैं आके प्रोड्यूसर को ढूंढा, वो दूसरी मंजिल पर उसका दफ्तर था। मैंने कहा यार ये आप फिल्म बना रहे हैं? कहता फिर बना रहे हैं। फिर मैं कहा जी मेरा नाम दे दो, बस मैं पैसे नहीं लगता। कहता तू रिहायश है, तेरा नाम दे दिए, दोबारा आएंगे मैं थले छोड़ देंगे। मैं अदालत चला गया, लंबी बात है, केस जीता, 4000 रुपया दे के उन्होंने मेरे साथ सुलह की। Right. अब 4000 रुपया मेरे हाथ में था, 100 के लाल रंग के नोट। तो मैंने कहा 175 रुपये की मेरी वो तनख्वाह है, तो ये तो 2 सालों की तनख्वाह मिल गई, इसी में चलते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। बस साहब जी, फिर 67 से लेकर 73 तक जो 7 साल इंडस्ट्री ने मेरा हाल किया, स्टूडियो में घूम घूम के फिर के यहाँ मैं क्लर्क हो गया रोटी खाने के लिए। Absolutely, yeah. बाप मेरा जनाब मेरे साथ नाराज़ हो गया, अल्लाह उनको करी कि आखिर दम तक वो नाराज़ रहे, क्योंकि उनको बड़ी मुबारकबादें मिली कि पुत्र लेफ्ट हैंड हो गया। और मुझे याद है जुमला एक, वो भी रिश्तेदार हमें मिलने आए जो हमसे मिलते ही नहीं थे। उन्होंने मेरे बाप ने क्या, हुसैन आज तू रॉयल फैमिली शामिल हो गया। मेरे बाप का नाम गुलाम हुसैन था। तो मेरे बाप नाराज़ हो गया, मैं क्लर्क हो गया। फिर वो 6-7 साल के बाद वो वैशी जट फिल्म मिली, तो जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे मुर्शद ने को गल कही सी कि ना अकना ना थकना ना चकना। वाह जबरदस्त। तो मैं वो फिर वैशी जट फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हम सारे व्हाट्सएप स्टेटस अपना लगाएंगे इसके बाद। आज से लेकर वो वैशी जट से लेकर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ट्रेड उल्टा के रख दी मैंने। जबरदस्त। को फॉर्मेट ही बदल गया फिल्मों का, बिल्कुल और आज तक वही फॉर्मेट चल रहा है जो वैशी जट से लेकर मौला जट को एंड किया। बिल्कुल वो सलमान खान की फिल्में देख लें, आमिर खान की देख लें, शाहरुख बिल्कुल। खान की देख लें, नाम उनके बदले होंगे, आपको मौला जट ही नजर आएगा चलते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी शादी वैशी जट के और जब आप एक तो एस्टैब्लिश राइटर बन गए थे तब हुई थी, या एस्टैब्लिश राइटर बनने से बहुत पहले हो चुकी हुई थी? मुझे फिल्म मिली वैशी जट, वो फिल्म बन रही थी, तो नज़ीर अली एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह को उनको गरीब रहमत करे। उनका जो बहनोई था वो मेरा क्लास फेलो था, और उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे यार एक बेवा औरत है, तो उसने फिल्म बनानी है, तो उसके लिए कहानी लिखनी। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, लिख देते हैं। वो मुझे ले गया। अब हम गए लिखने, मैं और नज़ीर अली साहब। आगे एक खातून साड़ी पहन के आई, बड़ी मुदब्बर सी, सलाम अलैकुम, 1 कनाल की नहीं 4 कनाल की कोठी थी उनकी खाड़क में। तो 10,000 रुपया फिल्म की कहानी का तय हुआ, 1,000 रुपये का उन्होंने मुझे चेक दिया। तो जब तारफ़ करवाया था नज़ीर अली ने, तो उन्होंने कहा कि इसकी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो वो भी नाबालिग है, तो तुमने इनके साथ अच्छा सलूक करना। मैंने अब उनसे कहा कि जी 1,000 रुपया आप, मैंने सुना आपकी 5 बेटी, कहता। मैंने कहा ये आप वापस ले, ये 10,000 रुपया मेरा 5 बेटियों में 2-2 हज़ार बांटते, मैं आपकी कहानी बगैर पैसे के लिखूंगा। अब उसको यकीन ना आए, नहीं नहीं आप पैसे, बड़ी जिद। मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहा जी मैं कल से ही आपको टाइम दूंगा, और कल से मैं आपके घर आके बैठ के कहानी लिखूंगा। अगले दिन मैं असिस्टेंट को लेके चला गया। वो बड़ी मुतासर हुई, मेरे से कहनी नासिर बेटा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मैंने कहा माँ जी मेरी तो शादी नहीं हुई। कहती हैं क्यों? मैंने कहा माँ जी बस वो कोई पसंद की लड़की नहीं मिली। तो कहती है कि बेटा कोई पसंद की लड़की तुम ढूंढो,
तो मैं रिश्ता करवा देती हूँ, तुम्हारा ऐसी कौन सी बात है, या मैं कहूँ तो मैं ढूंढ दूँ। मैंने कहा जी लड़की मैंने ढूंढ ली है और आप रिश्ता करवा भी सकती हैं, अगर आप करवा दें तो ठीक है। कहती बताओ। मैंने कहा जी इसका निक नेम जो था ना मेरी बीवी का, ये मुन्नी था, वैसे नाम आमना उल्फत था। मैंने कहा अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं तो मुन्नी मुझे दे दें। कहती क्या कहा? मैं कहा जी मुन्नी मुझे दे दें। अब मेरी उम्र 34 साल, उसकी उम्र 12 साल। तो कहती है क्या कहा बेटा? मैंने कहा मुन्नी का रिश्ता मुझे दे दे। मेरे हाथ में एक अंगूठी थी सोने की, वो मुझे एक एक्टर ने दी थी, उसको मैंने रोल बड़ा अच्छा दिया था, तो उसे कहती ये अंगूठी मुझे दे दो। मैंने अंगूठी उधार उनको दे दी। कहती माँ को बुला लो। मैंने अपनी माँ को बुला ली। अब मेरी माँ, अब सैन में रखे, मेरी माँ अनपढ़ है, बड़ा खूबसूरत सीन आपको सुनाने लगा। वो सुनाऊंगा उसी जुबान में क्योंकि वो प्लीज अनपढ़ सर, थी, उर्दू प्लीज में नहीं सुनाऊंगा। प्लीज। अब माँ आ गई, मैं लेके उनके ड्राइंग रूम में बैठ गया। मेरी माँ ने असर के वेखे तो मेरी माँ कहती हला हला पुत्र माशाअल्लाह घर ते बहुत बड़ा है, ए मतलब अमीर लोग ने। मैं कह नहीं माँ जी इतने अमीर नहीं है, लेकिन ये है कि घर बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुड़ी तो लिया ना। अब थोड़ी देर बाद वो मेरी जो सास थी, उसने सुर्खी पाउडर लगा के साड़ी पहन के बन ठन के वो आ गई। अब मैं अपनी माँ को ना, मुझे जब सामने बैठी उसने सलाम अलैकुम के बाद मैं अपनी माँ को कहने लगा माँ जी वो इंज किता ना माते, मेरी माँ ने हाथ फाड़ लिया। कहनी मैं बाहर आके मेरी गल सुन। अब वो मुझे बाहर ले गई, बरामदे में आ गई। कहती हाय वे भैड़िया एनी मुद्दत बाद तू रिश्ता ले एनी वड्डी औरत दा। मैंने कहा माँ ये तो मेरी सस है। हला हला हला। अब मेरी माँ अंदर आई। अब अंदर आई तो उसने सुन ली बात, क्योंकि मेरी माँ ने ऊंची आवाज में की। तो मैं क्या जी वो मुन्नी को बुलाए। कहती हाँ वो चाय लेकर आ रही। अब थोड़ी देर बाद वो टिक 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 कर दी, चाय लेकर उसने सामने रखी। 12 साल की लड़की। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ ए तेरी होने वाली नूंह है। कहती हाय हाय वे भैड़े ते तेरी धियां वर्गी लगती है। तो बहरहाल वो रिश्ता यूं हमारी शादी हुई। तो मतलब आपकी और आपकी वाइफ में ऑलमोस्ट 20+ इयर्स का डिफरेंस है। आज ही वो 12 साल का, 22 का कम अज 22 कम। का। सर कभी हुआ पर्सनालिटी क्लैश, क्योंकि ऑफ कोर्स 12 साल की वो, 34 इयर्स के आप, कभी कोई पर्सनालिटी क्लैश हुआ या आपको कभी फील हुआ कि शी इज टू यंग फॉर यू, या वक्त के साथ आप दोनों ही एक साथ ही मेच्योर होते गए, अपने करियर्स में आगे बढ़ते रहे? मैं तो आज भी पौने 18 साल का हूँ जी। मैंने तो कभी अपने आप को समझा नहीं कि मैं बड़ा हूँ। और जो मुझे मेरे बच्चे हैं ना, मसलन मेरे जो पोते हैं, मैं किसी को ये इजाज़त नहीं कि वो मुझे दादा कहें, वो मुझे अब्बू कहते हैं। सर पौने की क्या बालक नहीं रीजन ना है? हुआ, थोड़े से मेरे बालक। बस रास्ते में आप हाँ उसके। मैं बस रास्ते में हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि ये मजाक नहीं है, मैं एक्चुअली पौने 18 साल का हूँ। आप होंगे सर, वी बिलीव यू, वी और ट्रस्ट यू। मैंने कभी ज़िंदगी में ये फ़ील नहीं किया कि मेरी इतनी एज हो गई है और वो हो गया। हालाँकि मेरे क्लास फ़ेलो माशाल्लाह अगर कोई है भी, 1-2 हैं, वो बेचारे चल नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो उसकी वजह ये है कि मैं बुढ़ापे में बिलीव नहीं करता। ये बुढ़ापा आपके अंदर है। ट्रू। आपको नौजवान मिलेंगे बूढ़े, और आपको बूढ़े मिलेंगे मेरी तरह नौजवान। बिल्कुल। ये आपकी सोच है, क्योंकि आपके दिमाग वजूद को दिमाग कंट्रोल करता है। सर बाकी स्क्रिप्ट राइटर्स से कभी आपको कोई क्रिटिसिज्म मिला, और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोई भी वर्स्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा और क्या रहा? देखिए जी, इंडस्ट्री में मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, हम्म। मैंने कभी सोचा नहीं। बस जो आपने वो कहा है ना वो राइटर से, वो तो मुझे कभी मिला नहीं। मुझे राइटर मुबारकबाद नहीं देते जब मेरी फिल्म हिट हो। तो मेरी सैयद नूर के साथ खासा वो था, प्रोफेशनल जेलसी कह लें या जो कुछ भी राइट। वो थी। लेकिन मैंने हमेशा उनकी फिल्मों को अप्रिशिएट किया। हम्म। उन्होंने कभी मुझे वो अप्रिशिएट नहीं किया या तारीफ नहीं की, तो मैंने कभी फील नहीं किया। बस जो आप वो कह रही हैं कि तजर्बा, वो सिर्फ एक हुआ कि एक बदमाश थे, मैं उनकी कहानी लिख रहा था, एक दिन आया वो शराब के नशे में, तो एकदम मुझे माँ बहन की गालियां देने शुरू। हम्म। मैं असिस्टेंट भी बैठा हुआ था, डायरेक्टर सूदी भट्ट डायरेक्टर हम्म। थे, उनका असिस्टेंट भी बैठा हुआ, वो भी हैरान हो गया, मैं भी हैरान। मैं क्या चीज होया कि ये, हम्म। वो फिर आगे से गालियां दी। इतनी गालियां दी कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। बस वो लम्हा जो था, मैं सोच में पड़ गया क्या हुआ।
लेकिन उसको भी मैंने दिल पे नहीं लगाया। मैं बाहर निकला तो उसका नाम मकसूद भट्टी था, फौत हो गया वो असिस्टेंट। कहते नासिर साहब ये क्यों होया है? मैं कहा यार मैनू समझ तो नहीं आई, हो सकता है मैंने कहा कोई जिंदगी में मेरे से गलती हो गई हो और उसकी सजा अल्लाह ने दी हो। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसी दुनिया में उसकी सजा काट गया, वरना और तो कोई बात नहीं। राइट बस ये एक मेरी जिंदगी में ऐसा वाकया जो मुझे भूलता नहीं है। कोई ऐसा रिग्रेट जिससे जो आपको फील होता हो कि आप में अभी तक है, इवन दो वो चीज अब सॉल्व हो गई होगी? एक सिर्फ रिग्रेट है कि मेरे जो वालिद साहब थे वो मेरे साथ नाराज थे, तो मैं उनको राजी नहीं कर सका। ये ऐसा दुख है जो आज भी मेरे अंदर है और बहुत तकलीफ है कि काश मैं उन्हें राजी कर लेता। उस वक्त एज ऐसी थी, कुछ में मसरूफ ऐसे हो गया कि जो भी आप कह लें, जब इंसान से कोई कोताही होती है तो उसकी मैं हर रोज अल्लाह से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही माफ कर सकता है। तो ये एक रिग्रेट जरूर है, बाकी मैंने कभी जिंदगी में किसी के साथ ज्यादती का सोचा भी नहीं। इससे पहले मैं आपकी जान छोड़ूं, एक एडवाइस जो आप अपकमिंग स्क्रिप्ट राइटर्स को, फिल्म मेकर्स को, राइटर्स को इन जनरल और यूथ को क्या कहना चाहेंगे? एक शेर है जिस पर मैंने जिंदगी में अमल किया है और उस शेर से ज्यादा पसंद मुझे आज तक किसी शायर का शेर नहीं लगा। वो शेर मैं आपकी नजर कर रहा हूँ और आवाम की भी नजर कर रहा हूँ कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। ब्यूटीफुल। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। सर नासिर, थैंक यू सो मच। मैं आपका जितना भी थैंक यू करूँ कम है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरे साथ बात करके मज़ा आया जी, होगा। मुझे इसलिए मजा आया कि आपने जो कुछ मैंने बक बक की बड़े प्यार से और सुकून से सुना नहीं आपने। सर, बक-बक नहीं, मैंने आपसे लिटरली इतना सीखा है और मैं आपको वही बताना चाह रही थी जो मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी कही थी बात, कि मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं तो ख़ैर नहीं सर, पूरा पाकिस्तान ही, मतलब बचपन से ही हमने मौला जट देखी, मौला जट के डायलॉग्स हमने सुने। तो इट वाज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट चैनल थैंक यू, सर। थैंक यू। So ladies and gentlemen, boys and girls, I have with me Mr. Nasir Adib, the one and only writer of Maula Jat. मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। So I will see you in my next episode. Till then, Khuda Hafiz. Take care. Bye bye.